नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास के जिज्ञासुओं, इतिहास के ज्ञान पिपासुओं का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य, हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि कोविड-19 के दौर में जो हम वीडियो के रूप में आपकी शिक्षा को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपने विषयों से बिल्कुल नहीं कट जाए, वो आपके विषय की ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक हो रहे होंगे। तृतीय वर्ष की कक्षा के पहले पेपर में पिछले 5 या 6 लेक्चर ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास के अलग अलग चरणों और उसमें जो है अलग अलग आयोग गठित किए गए और उन आयोग की सिफारिशों के बारे में हमने बातचीत करी थी। अब ब्रिटिश काल में जो अंतिम शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाई गई, अपने शासन के अंतिम वर्षों में ब्रिटिशर्स का ध्यान जो है भारत की शिक्षा की तरफ गया और उन्होंने एक बहुत मासिव बृहद प्लान बनाने की कोशिश की। उस प्लान पर हम आज चर्चा कर देते हैं। वैसे इस योजना को सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। 1929 में जो हार्टोग शिक्षा कमेटी आई थी, उसने सबसे बड़ी बात तो प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्यता की और तेज़ प्रसार की निंदा की। सेकंड, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कहा गया उसमें कि मैट्रिक परीक्षा पर ही ज़्यादा बल दिया जाता है और इस परीक्षा में ही बल देने से क्या है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो वास्तव में यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के, विश्वविद्यालय की शिक्षा के लायक नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ तक जा रहे हैं। और विश्वविद्यालयों के बारे में भी कहा गया कि सिर्फ एजुकेशन पर ही आप ध्यान केंद्रित कीजिए। इसी कमेटी की सिफारिश पर मैंने आपको बताया कि कैब या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड, इसका गठन 1935 में हार्टोग कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। 1944 में इसी केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन या कैब जिसको कहा जाता है, इसने एक राष्ट्रीय शिक्षा के पूरे भारत में शिक्षा के लिए एक योजना तैयार की जिसे कि हम सार्जेंट प्लान या सार्जेंट योजना के नाम से जाने जाते हैं। अब सार्जेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय सर जॉन सार्जेंट भारत सरकार के एजुकेशनल एडवाइज़र थे या शिक्षा मंत्रणा दाता थे। इनका काम था कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सरकार को सलाह देना, जो कि कमियां हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करवाना, इन कमियों के निराकरण के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन प्रयासों की एक रूपरेखा, साथ ही साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए क्या योजना है उसको बनाना। इसने अपना काम 1944 में एक तरह से पूरा किया और जो योजना बनाई उसे सार्जेंट प्लान कहा जाता है। इस योजना के मुख्य बिंदु क्या थे, पहले तो हम इस पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने कही 2 तरह के स्कूल भारत में स्थापित किए जाए पूरे देश में। एक तो होंगे एलिमेंट्री स्कूल या प्रारंभिक विद्यालय और दूसरे होंगे हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय। पूरे देश में प्रारंभिक स्कूल में 5वीं तक की शिक्षा और माध्यमिक में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। इसमें कनिष्ठ और उच्च आधार विद्यालय स्थापित किए जाने थे। 2 तरह की स्कूलिंग हो गई, एक प्राथमिक जो आज कहते हैं उसको उस समय प्रारंभिक कहा जाता था और एक थे हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक स्कूल। दूसरा जो इस योजना में जो बात की गई बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज भी हम उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें कहा गया कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की योजना या व्यवस्था की जाए। 6 से 11 हम मान लेते हैं, पहली से 5वीं तक, यानी प्रारंभिक जो शिक्षा उस दौरान में उसको कहा जाता था, उसके लिए एक पूरा प्लान बनाया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए, इन बच्चों को फ्री में और अनिवार्य एजुकेशन की व्यवस्था इस प्लान के अंतर्गत की जाए।
ये तो बात आई 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था थी। उसके बाद में अगला आ रहा है 11 से 17, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश के लिए जाने तक 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभिक से कॉलेज के बीच में, उच्च माध्यमिक के बीच में। अब ये जो हैं उच्च विद्यालय, जो 6 साल की एजुकेशन जिनमें दी जाती थी, 11 से 17 वर्ष लिमिटेड जो थी, निर्धारित आयु थी, क्रॉस भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है। ये विषय स्कूल जो हैं वो 2 तरह के थे, एक तो थे एकेडमिक और एक हुआ करते थे टेक्निकल एजुकेशन वाले। एकेडमिक जहाँ की विद्या विषयक, हिंदी में कहें तो जहाँ साहित्य की, विज्ञान की, व्याकरण की, दर्शन की, इतिहास की, नागरिक शास्त्र की, राजनीति की, इन सभी की शिक्षा इन स्कूल्स में दी जाती थी, जो कि बच्चे आगे जाकर के विश्वविद्यालय में प्रवेश करके शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, उनके लिए ये स्कूल बनाए गए थे। दूसरे प्रकार के जो उच्च विद्यालय थे वो थे प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए। इन विद्यालयों में उन बच्चों को शिक्षा दी जाती थी जो बच्चे आगे चलकर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाकर के अपना कोई व्यवसाय स्थापित करना चाह रहे हैं या रोज़गार प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा पाना चाहते थे। इन स्कूल का उद्देश्य था कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहें, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके भावी जीवन में रोज़गार प्रदान करने में, और अगर रोज़गार पहले से ही हो तो उस रोज़गार में जो है उसकी क्वालिटी बढ़ाने में, जो इंटर एम्प्लॉयमेंट होता है कि छिपी हुई बेरोज़गारी, व्यक्ति वास्तव में ज़्यादा पैसा कमा सकता है लेकिन कम कमाता है, तो उसके रोज़गार की और संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी इन स्कूलों में। अब 10th के बाद में 12th की जो स्कीम शुरू हुई थी कि 10वीं के बाद बच्चों को सब्जेक्ट दिलवाकर 12th तक पढ़ा के फिर यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाए, तो उत्तर माध्यमिक जो श्रेणी थी, इंटरमीडिएट श्रेणी, जहाँ कई कॉलेजेस में और कई स्कूल्स में हुआ करती थी, उस श्रेणी की इन्होंने समाप्ति कर दी। इस पूरी स्कीम में हमारे पूरे देश में, जब मैं देश की बात कर रही हूँ बच्चों, तो आप पूरा भारत आज वाला नहीं समझोगे। उस समय भारत 2 भागों में था, एक तो ब्रिटिश शासित प्रांत थे और दूसरे जो राज्य रजवाड़ों के अधीन प्रांत, जिसमें कि हमारे राजस्थान के ज़्यादातर इलाका आता था, वो सारे प्रांत हुआ करते थे। तो ये जो योजना थी सिर्फ ब्रिटिश भारत के लिए थी। इस योजना में कहा गया कि अगले 40 वर्षों में पूरे देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का काम पूरा किया जाना था। यानी जो स्कूलिंग है 2 तरह की, प्रारंभिक और उत्तर माध्यमिक। उत्तर माध्यमिक में भी 2 तरह की आ गई, एक तो एकेडमिक और एक आ रही है वोकेशनल। ठीक है, 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए सभी को व्यापक रूप से, और 11 से 17 तक 6 वर्षों की स्कूलिंग और हो। बाद में खैर समिति एक बनाई गई जिसने 40 वर्ष की अवधि को घटा करके 16 वर्ष का टाइमलाइन दिया कि 16 वर्षों के अंदर अंदर पूरे देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। ये तो थी बच्चों सार्जेंट योजना। ये योजना 1944 में प्रकाशित की गई, और जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित ही हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया और इसने एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के पटल पर अपना स्थान पाया। और जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिश काल में जो शिक्षा के दौरान विकास है, हमारा टॉपिक भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद में समय समय पर कई आयोग गठित किए गए, जैसे राधा कृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, 84 की नई शिक्षा नीति, जिन्होंने कि आगे चलकर भारत में शिक्षा के पुनर्निर्माण का एक व्यापक ढांचा निर्मित किया। तो मैकाले के स्मरण पत्र से लेते हुए चार्ल्स वुड का डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, 1904 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग,
हार्टोग शिक्षा कमेटी, सैडलर आयोग और अंत में शिक्षा की सार्जेंट योजना तक होते हुए भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा इन चरणों से गुजरी। हालांकि इन सभी के अलावा हमारे दिमाग में ये भी प्रश्न ज़रूर उठेगा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई, ये बात नहीं है। उन यूनिवर्सिटीज़ में कितने बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की, उनके क्षेत्र में क्या हुआ, ये ज़रूर उनकी शिक्षा का मूल्यांकन होगा। ज़्यादातर शिक्षा उच्च वर्ग के बच्चे ही प्राप्त करते थे। ग्रामीण इलाकों के बच्चों तो आप देखो हार्टोग शिक्षा कमेटी के बाद में ही उनको जो है उच्च शिक्षा के द्वार उनके लिए बंद करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। सेकंड चीज़ आ रही है महिला शिक्षा कितनी फैली थी। इसमें मामले में ब्रिटिश शासन के दौरान महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम प्रयास किए गए। हालांकि बार बार अलग अलग जो कमेटीज़ आई उन्होंने रिकमेंड किया, चाहे वो चार्ल्स वुड का डिस्पैच हो, रैले कमीशन हो जिसके आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम बना है, उन सभी में बताया गया कि महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार कम हो रहा है, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वास्तव में भारत को शिक्षा के क्षेत्र में जो घिसट रहा था पूरे ब्रिटिश काल के दौरान, और ये सारे आयोग उस घिसटते हुए शिशु को चलने सिखाना देना नहीं चाहते थे। भागना तो बहुत दूर की बात है। भारत की नियति में शिक्षा के क्षेत्र में घिसटते हुए से घुटनों के बल चलना और भागना शायद स्वतंत्र भारत की सरकार के ही कारण संभव हो पाया। इतना कहकर ही आज का एक लेक्चर और जो अपना लंबा चौड़ा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, उसको मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ ब्रिटिश काल में, उसको समझाने में ये 5-6 जो लेक्चर मैंने दिए हैं आपके सहायक होंगे। धन्यवाद।